हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथमेटिक्स अध्यापक सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में कल मैंने आप लोगों को बताया था थेल्स प्रमेय, ठीक है, जिसका दूसरा नाम था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी कि इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो आज प्रमेय नंबर 2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम आज हम आप लोगों को प्रूफ करके बताएंगे। एक बार फिर समझ लीजिए थेल्स प्रमेय क्या थी। जैसे थेल्स प्रमेय ये थी कि एक त्रिभुज दिया होता था और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा ड्रा की जाती थी, खींची जाती थी। तो जो हम लोग लाइन ड्रा करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, ये ए बी सी है ना, तो इस भुजा BC के समांतर एक लाइन ये ड्रा किया D। तो ये जो D है इसकी अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पे काटती है वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD बटे, इसको बताया था मैंने, DB बराबर AC बटे EC। ये कल हम लोगों ने सिद्ध किया था, ठीक है। इसी के फिर कई उप प्रमेय मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन थेल्स थ्योरम मेन यही थी। तो आज इसी का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे इसका जस्ट विलोम क्यों कहते हैं? इस प्रमेय को, थेल्स प्रमेय का विलोम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये दिया गया होगा कि कोई एक, मान लीजिए ये थ्योरम है, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिभुज है, क्लियर, और उस त्रिभुज की, यानी उस त्रिभुज में एक ऋजु रेखा खींच दी गई है और वह ऋजु रेखा अन्य दो जो भुजाएं होंगी उनको समान अनुपात में विभाजित करके हमें सिद्ध करना कि यही जो ऋजु रेखा हम लोग खींचते हैं ये क्या है, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना होगा कि BC समांतर D, यानी DE समांतर BC, ये हमें लाना है, क्लियर। तो चलिए इसके सलूशन पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सलूशन स्टार्ट करने से पहले, यानी कि हल, यहाँ पे देखिए हल इसका, तो गिवन यानी जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं गिवन में। क्या गिवन में है कि यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की, अर्थात यहाँ पे एक त्रिभुज होगा तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ये है जिसका नाम ABC है, एक त्रिभुज ABC है, क्लियर। अब इस त्रिभुज की एक कोई ऋजु रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा मान लीजिए ये है, ठीक, ये इसका नाम D मैंने दे दिया है ना, D रेखा दे दिया, क्लियर। अब ये जो D रेखा है ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये इतना दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग दिया है में क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज दिया है में लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है और जिसकी दो भुजाओं AB और AC, जिसकी दो भुजाओं AB और AC, एक त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजाओं कौन कौन सी दो भुजाएं, AB और AC, दो भुजाओं AB और AC को एक ऋजु रेखा, कौन सी ऋजु रेखा, D, एक ऋजु रेखा DE
यानी यहाँ पे दिया है, मैं लिखोगे एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दो भुजाओं ए बी और ए सी को एक ऋजु रेखा डी क्या करती है, इस प्रकार रेखा डी, जो रेखा डी है, रेखा डी बिंदुओं किन बिंदुओं पर, बिंदुओं डी और ई पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि क्या कहा गया था, ये समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AB बटे DB इक्वल टू AE बटे कितना EC, या फिर अथवा इसको लिख सकते हैं R अनुपात में AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC। क्लियर, ये हमें दिया गया है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में सेकेंड हेडिंग क्या आती है, इसमें सेकेंड हेडिंग आती है सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, तो ये समान भाग में विभाजित करती है, तो वह रेखा यानी यही जो मैंने रेखा खींचा है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि यही रेखा DE तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी होगी, BC, तो ये DE भुजा BC के क्या होगी, समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो नेक्स्ट हेडिंग सिद्ध करना होता है, तो आगे हेडिंग डालेंगे टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे DE पैरेलल टू BC, ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद फिर रचना देखिए, यहाँ पे रचना करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि बिंदु D से एक रेखा हमने इससे खींच दिया जो समांतर नहीं है, ये हमने अभी माना है कि ये समांतर नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया है किस बिंदु से, यानी कि D, ये तो D हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए इससे एक ये रेखा ड्रा कर दिया, ये इसका नाम मान लीजिए क्या कर देते हैं, E डैश कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, E डैश कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि इसको रचना में लिख सकते हैं कि D से एक गुजरती हुई रेखा D डैश खींचा जो इस भुजा के समांतर है, हमने मान लिया, ठीक है, रचना में ये बिंदु D से एक रेखा DE डैश खींचा, D डैश खींचा जो क्या है बताइए, जो BC के समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है, अर्थात DE डैश पैरेलल टू BC, ये मैंने अभी लेट किया है। अब देखिए इसके बाद फिर उपपत्ति पे आते हैं, है ना, किस हेडिंग क्या होगे, उपपत्ति पे, ये सिद्ध करना, ये रचना, और यहाँ पे गिवन यानी जो दिया गया है, तो उपपत्ति प्रूफ। अब ध्यान दीजिएगा प्रूफ पे, अब यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं। देखो सबसे पहले अगर ये हमने DE डैश BC के समांतर खींचा है तो ये किस नियम से, थेल्स प्रमेय से कल ही मैंने बताया था, जब एक रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर हो तो वह रेखा इन भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल BC है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इस प्रमेय से बताइए, थेल्स प्रमेय से
अब थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा? थेल्स प्रमेय से ये आएगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश, यानी ये पॉइंट AE डैश अपॉन में क्या हो जाएगा? E डैश C, यानी समानुपातिक थ्योरम से, या फिर कह सकते हैं DPT थ्योरम से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब इसको हमने समीकरण मान लिया है एक। कौन सा समीकरण मान लिया है? समीकरण एक। परंतु एक चीज और दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया है? परंतु यहां पे दिया गया है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन क्या है? EC है। तो परंतु यहां पे लिखेंगे AD अपॉन DB, ये लिख देंगे। परंतु दिया है क्या दिया है? AD अपॉन DB बराबर आगे AE अपॉन EC, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें? इसके लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर, अर्थात AE डैश अपॉन E डैश C बराबर AE अपॉन EC। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में एक हमने जोड़ दिया। दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। देखिए जब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको इधर इरेज कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर उसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यानी लघुत्तम। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, फिगर वही हमारा बना रहेगा। एलसीएम लेंगे तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो E डैश C यानी 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो E डैश C आएगा एलसीएम AE डैश प्लस E डैश C दिस इज इक्वल टू EC, इसमें AE प्लस EC, इतना आ जाएगा। देखिए अब जरा फिगर से देखिएगा ध्यान से, AE डैश और प्लस EC डैश, AE डैश और प्लस E डैश C किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो यहाँ पे AC लिख सकते हैं अपान फिर E डैश C। इसी प्रकार ये जो वैल्यू है इसको देखिए जरा फिगर में, AE प्लस EC किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो यहाँ पे फिर AC रख देंगे, ये आ जाएगा AC अपान EC। अब AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा कितना? E डैश C बराबर EC, यानी E, यहाँ पे ध्यान दीजिए, E डैश C किसके बराबर है? EC के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु E डैश है वो किस बिंदु पे लाई करता है? E बिंदु पे लाई करता है, अर्थात E पर ही स्थित है, ठीक है। यहां से देखिए दोनों डिस्टेंस यानी E डैश C और EC ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है क्या? यहां से कह सकते हैं कि जब ये बिंदु इस पे स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE समांतर BC होगा। क्या हो जाएगा? DE समांतर BC हो जाएगा। ये हम लोग प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परंतु D डैश भुजा BC के समांतर है। यह तभी संभव है, क्या संभव है? यानी तभी संभव है जबकि E डैश क्या हो बताओ? E डैश E के संपाती
क्या होता है ये? समपाती है। ई के समपाती है। जब इसके समपाती है तो इसका मतलब बिंदु ई डैश और ई क्या होंगे? एक ही होंगे। जब एक ही होंगे तो इसलिए यानी कि डी डैश यानी इसलिए डी डैश व डी एक ही रेखा है। एक ही रेखा है। जब एक ही रेखा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है? यानी ये कहा जा सकता है कि DE, ठीक है, यानी कि क्या? कौन सी लाइन? DE समांतर BC। DE समांतर BC, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रमेय यानी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये थी थेल्स प्रमेय की जस्ट अपोजिट यानी कि विलोम प्रमेय। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये भी जो थ्योरम थेल्स प्रमेय का विलोम है, जैसे मैंने कल बताया था, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी प्रकार ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यानी 10th क्लास के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। तो ये दोनों थ्योरम अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।